राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग सभी स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के मुख्य कोणांक के बारे में पिछले कक्षा में थ्योरीज का स्टडी कर चुके हैं। आज हम उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे कि मुख्य कोणांक कैसे निकालते हैं, और साथ में हम ये सीखेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मुख्य कोणांक टॉपिक का उदाहरण लेते हैं। टॉपिक हमारे पास में है मुख्य कोणांक, और उसके उदाहरण को देखते हैं। अब दो बातें इस एग्जाम्पल में लेकर हम चलेंगे। जैसे z इक्वल टू -1 और माइनस आयोटा का दो टर्म हम दिए, कोणांक और मुख्य कोणांक ज्ञात करें। मुख्य कोणांक ज्ञात करें। अब इस प्रश्न में आप देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल्स में दोनों टर्म का प्रयोग किया गया है, कोणांक और मुख्य कोणांक। और इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से हम दोनों के बीच में अंतर समझ पाएंगे कि क्या अंतर है। तो सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि यक्स क्या है। कोणांक के लिए आ रहे हैं, यक्स क्या है तो -1, और y का भी वैल्यू -1 है। मीन्स यक्स भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है। इसका अर्थ है कि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में यक्स और y दोनों निगेटिव है। तो कह सकते हैं कि दिया गया सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा तृतीय पाद में स्थित है। तो सबसे पहले आर्गुमेंट की बात करते हैं, कोणांक की बात करते हैं। हम सबसे पहले कोणांक फाइंड कर रहे हैं, और कोणांक का रिप्रेजेंटेशन में हम बताए, इसे आप ARG ऑफ Z लिख सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z की बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट हमारे पास पाई प्लस tan इनवर्स y बटे यक्स होता है। tan इनवर्स y बटे यक्स है। इस वैल्यूज को रखेंगे तो पाई प्लस tan इनवर्स -1 बाई -1, तो पाई प्लस tan इनवर्स हमारे पास 1 हो गया। तो पाई प्लस tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, तो रिजल्ट हमारे पास निकल कर आता है 5 पाई बाई 4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कोणांक फाइंड हो गया। अब देखते हैं कि इसका मुख्य कोणांक क्या होगा। मुख्य कोणांक, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो मुख्य कोणांक हमारे पास -पाई और -पाई प्लस tan इनवर्स y बटे यक्स हो जाएगा। यही हम थ्योरीज में निकाले थे कि फर्स्ट में अगर लाइज करता है तो ऐसी स्थिति में tan इनवर्स y बटे यक्स होगा। अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो पाई और माइनस tan इनवर्स आपके पास में y बटे मॉड यक्स होगा। अगर थर्ड में लाइज करता है तो -पाई प्लस tan इनवर्स y बटे यक्स होगा। और अगर फोर्थ में लाइज करता है तब ऐसी स्थिति में
आप सीधे माइनस थीटा कहेंगे या माइनस tan इनवर्स आप मॉड y डिवाइडेड बाई यक्स कहेंगे। ये चारों थ्योरीज निकाले थे, तो यहां थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइज कर रहा है, इसलिए माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बटे यक्स होगा। तो माइनस पाई tan इनवर्स माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 हो गया। यहां एलसीएम करेंगे तो 4 एलसीएम होगा, माइनस 4 पाई प्लस पाई, रिजल्ट हमारे पास में आ गया माइनस 3 पाई बाई 4। अब देखते हैं कि माइनस 3 पाई बाई 4 जो है ये इस इनइक्वलिटीज के अंदर में है, इसलिए ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहलाता है, मुख्य कोणांक कहलाता है। जबकि यह वैल्यू पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 ये पाई से ग्रेटर देन है, इस इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाइड यहां नहीं कर रहा है, इसलिए ये कोणांक जो है यहां मुख्य कोणांक नहीं हो सकते। मतलब कि अगर कोणांक फर्स्ट में या कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं, तब ऐसी स्थिति में मुख्य कोणांक और कोणांक बराबर होंगे। लेकिन अगर वह थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ में लाइज करता है, तब ऐसी स्थिति में कोणांक और मुख्य कोणांक दोनों अलग अलग होंगे। एक्चुअल में जो कोणांक की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं, मतलब ये -1 और -1 है, तो यक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना, उसी एंगल को हम लोग यहां आर्गुमेंट या कोणांक कहते हैं, और ये एंगल हमारे पास बना 5 पाई बाई 4, ये कोणांक है। यही वैल्यूज हमारा कोणांक रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि मुख्य कोणांक की बात करें, मुख्य कोणांक की बात करें तो चूंकि मुख्य कोणांक जो है पाई से ग्रेटर देन हो नहीं सकता है, तब ऐसी स्थिति में हमें यहां क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। मतलब अगर थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है जेड, तब ऐसी स्थिति में हमारा सिलेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा, और ये क्लॉकवाइज हो गया। फाइनल रिजल्ट हमारे पास -3 पाई बाई 4 आ गया। तो यही दोनों के बीच में अंतर है कि मुख्य कोणांक हमारे पास में यूनिक वैल्यू मतलब अद्वितीय मान देता है, जबकि कोणांक जो है अद्वितीय मान नहीं देता है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ मुख्य बातें हैं, उसको अब देखते हैं। क्या क्या मुख्य बातें हैं, नोट, महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर आपके सामने आएगा। सबसे पहले, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर शून्य है, तब ऐसी स्थिति में उसके आर्गुमेंट को डिफाइन नहीं करते हैं या नहीं कर पाते। मतलब z इक्वल टू शून्य, शून्य का मतलब है कि शून्य प्लस आयोटा इंटू शून्य का आर्गुमेंट का कोणांक आप कहेंगे। कोणांक डिफाइंड नहीं है, माने परिभाषित नहीं है। इसलिए आपके पास में जैसे ही शून्य अगर आ जाए और ये पूछा जाए कि आप इसके कोणांक को बताएं, तो आपका जवाब होगा कि z इक्वल टू 0 का कोणांक परिभाषित नहीं है। दूसरी बात, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, अब इक्वलिटीज के डिफिनेशन को देखे थे हम, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिफाइन किए थे। तो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में बात निकल कर आया था कि ऐसे सिचुएशन में रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 होगा, और साथ में ये निकल कर आया था
कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होगा। लेकिन यहां हम आर्गुमेंट की बात करेंगे कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो ऐसी स्थिति में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक भी बराबर होगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक बराबर होगा, मतलब कि मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 होगा। और साथ में दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट भी बराबर होगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप इक्वेशन को सॉल्व करने के समय में जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तब ऐसी स्थिति में इस स्टेटमेंट का यूज होता है। तीसरी बात में आ जाए कि अगर कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने में आपको यह पता चले कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या तो पाई है और या तो माइनस पाई है, ऐसी स्थिति में है, तब स्टूडेंट ये सोचिए कि ये कहां लाइज कर रहा होगा। अगर आर्गुमेंट आपके पास में 90 डिग्री पर है या माइनस 90 पर है, तब ऐसी स्थिति में वह आपका वाई एक्सिस के ऊपर कहीं लाइज कर रहा होगा। जैसे ही वाई एक्सिस पर लाइज कर रहा है, इसका अर्थ है कि वह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि Z इज प्योरली इमेजिनरी। तो Z हमारे पास प्योरली इमेजिनरी होगा। अगली बात आते हैं नंबर 4 में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z का वैल्यू 0 या पाई आ जाए, ये 0 या पाई आ जाए, तब ऐसी स्थिति में Z जो होगा वो प्योरली रियल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में Z जो होगा वो प्योरली रियल होगा, प्योरली रियल होगा। देखते हैं, अभी हम जिस स्टेटमेंट को बोले उस स्टेटमेंट को देखिए। पहली बात हमने कहा आपसे कि 90 है, आर्गुमेंट 90 है, ये 90 डिग्री पर है, इसका मतलब कि इस पॉइंट पर कहीं लाइज कर रहा होगा Z। और ये लाइन हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस है, या आप उसे इमेजिनरी पार्ट को निरूपित करने वाला एक्सिस है, तो इमेजिनरी एक्सिस है, इसलिए Z हमारे पास में प्योरली इमेजिनरी होगा। आप नीचे भी ले सकते हैं, चलिए Z1 कर लेते हैं, नीचे भी आएंगे Z2 कर लेते हैं, ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में ये आपके पास में -90 हो जाएगा। तो दोनों स्थिति में वाई एक्सिस के ऊपर लाइज कर रहा है, इसलिए ये प्योरली रियल है। और अगर इसे एक्स एक्सिस पर लाइज कर दें, मतलब ये रियल एक्सिस के ऊपर लाइज करेंगे। कब रियल एक्सिस के ऊपर लाइज करेगा? या तो Z इसी पॉइंट पर हो, Z इसी पॉइंट पर हो तब, और या तो फिर Z आपके पास में इस पॉइंट पर होगा तो 0 एंगल बनाएगा, जबकि यहां अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये पाई एंगल बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये प्योरली रियल होगा। इसी स्टेटमेंट को हम लिखे हैं कि अगर 90 और -90 होता है तब Z हमारे पास में प्योरली इमेजिनरी होगा, और अगर 0 और पाई होगा तब ऐसी स्थिति में Z हमारा प्योरली रियल होगा। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम लोग सीखते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे हम पोलर नंबर? आप इसे ध्रुवीय रूप कह सकते हैं।
सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप, इसे हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म के भी नाम से जानते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब देखते हैं क्या है, कैसे हम फाइंड करेंगे इसे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं z इक्वल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई को, तब इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा यक्स वाई। अब इस ऑर्डर पेयर को इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करते हैं कि यह पॉइंट हमारे पास में यक्स वाई है, ये पॉइंट हमारे पास में यक्स वाई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखते हैं, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यक्स एक्सिस के ऊपर। ये यक्स, ये वाई हो गया, और ये हमारे पास में मॉड जेड हो गया, और ये फाइंड कर चुके हैं कि ये हमारा आर्गुमेंट है थीटा। अब सारी वैल्यूज फाइंड है, अननोन कोई क्वांटिटीज नहीं है, सब का स्टडी हम कर चुके हैं। अब इस ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे, पी एल ओ ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल पी एल ओ की बात करते हैं। सबसे पहले कॉस थीटा फाइंड करते हैं। कॉस थीटा, तो ये सामने परपेंडिकुलर हो गया पी एल, ओ एल बेस हो गया, ओ एल डिवाइडेड बाई ओ पी मीन्स यक्स डिवाइडेड बाई मॉड जेड हो गया। यहां से यक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो यक्स इक्वल टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा निकल गया, मॉड जेड इंटू कॉस थीटा फाइंड हो गया। और साथ में अब साइन थीटा भी निकालते हैं हम लोग, तो इसका परपेंडिकुलर पीएल है, पीएल बाई ओपी मीन्स वाई बटे मॉड जेड हो गया। यहां से वाई फाइंड करते हैं, तो मॉड जेड इंटू साइन थीटा फाइंड हो गया। यक्स और वाई का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अब इस यक्स और वाई का वैल्यू जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एल्जेब्रिक फॉर्म में था उसमें रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू यक्स प्लस आयोटा इंटू वाई था, और यक्स इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लिए मॉड z इंटू कॉस थीटा, आयोटा इंटू यहां y इक्वल टू फाइंड कर चुके हैं मॉड z इंटू साइन थीटा। यहां से मॉड z कॉमन ले लेते हैं, तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा है। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहां मॉड z को हम लोग r के द्वारा भी पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आया z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यह फॉर्म आया r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एल्जेब्रिक फॉर्म में है तो आप उसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसी को लिखना, इस फॉर्म में लिखना ही ध्रुवीय फॉर्म कहलाता है। कहने का अर्थ है कि सभी या प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को
आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस फॉर्म में लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कहलाता है। यही डिफिनेशन है। हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू वाई, वेयर x और y रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तथा i इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन को r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में लिखते हैं। अब देखेंगे कि यहां थीटा क्या है और आर क्या है। आर हमारे पास मॉड जेड है और थीटा जो है इसका आर्गुमेंट है के रूप में लिखते हैं, जहां आर इक्वस टू मॉड जेड तथा थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड है। अब इसी फॉर्म में लिखना ध्रुवीय फॉर्म कहलाता है। मतलब आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। ये आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू वाई को हम लोग z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां कि r हमारे पास में मॉड z है और थीटा हमारे पास में इसका आर्गुमेंट है। और जैसे ही आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो यह फॉर्म हमारे पास में ध्रुवीय फॉर्म कहलाता है। अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय फॉर्म कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। प्रश्न आपके पास में दिया गया, -√3 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप लिखें। ये क्वेश्चन आपके पास में है। तो यक्स हमारे पास में है। अब सबसे पहले जैसे ही ध्रुवीय फॉर्म में है तो हम इसके मापांक को और इसके कोणांक को ज्ञात करेंगे। तो ये -√3 है और y इक्वल टू हमारे पास में 1 है। तो सबसे पहले इसके मापांक को ज्ञात करते हैं, मतलब मॉड z को। मॉड z हमारे पास में स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो ये -√3 का होल स्क्वायर हो गया, एक्स की वैल्यूज रख दिए, और y 1 स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, ये फाइनल हमारे पास में 2 आ गया। मापांक फाइंड हो गया। और यक्स निगेटिव है और बाई पॉजिटिव है। यक्स निगेटिव है, बाई पॉजिटिव है। इसका अर्थ है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहां हम लिखेंगे कि z इक्वल टू -√3 और प्लस आयोटा द्वितीय पाद में स्थित है, अब जैसे ही द्वितीय में हो गया तो सोचेंगे कि इसका आर्गुमेंट क्या होगा। तो इसकी शॉर्ट तरीका हम आपको बताए थे कि आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू सेकेंड में है तो पाई माइनस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई मॉड यक्स होगा।
तो पाई माइनस tan इनवर्स, और y का वैल्यू हमारे पास में 1 है और x की वैल्यू -√3 है। ये फाइंड हो गया। तो पाई माइनस, अब ये मॉड पॉजिटिव कर देगा तो tan इनवर्स 1/√3, और 1/√3 30 डिग्री को कहते हैं। 30 डिग्री पर tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो 30 डिग्री का मतलब कि अगर उसे रेडियन में लिखा जाए तो ये π/6 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आ जाएगा 6 एलसीएम, तो 5 पाई और माइनस पाई, 6 पाई माइनस पाई बराबर 5 π/6। ये हमारे पास में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट फाइंड हो गया, और ये फाइंड हो गया हमारे पास में r। तो कहने का अर्थ है कि r इक्वल टू मॉड z इक्वल टू 2 आ गया, और आर्गुमेंट ऑफ z जो थीटा लिखते थे इक्वल टू फाइंड हो गया 5 π/6। ये अब आप क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रखेंगे। तो z क्या होता था, फॉर्मूला r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। r हमारे पास में आ गया 2, तो 2 रख दिए, और कॉस थीटा, तो थीटा आ गया 5 π/6, तो कॉस 5 π/6 हो गया, प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन 5 π/6 फाइंड हो गया। ये लिखा गया आपका फॉर्म पोलर फॉर्म कहलाता है। इस प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एल्जेब्रिक फॉर्म से हम लोग उसे ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म या फिर कह सकते हैं कि पोलर फॉर्म में हम बदल सकते हैं, या उसे कह ले कि सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप में हम उसे लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास में इसके कॉन्सेप्ट्स हो गए स्टूडेंट। अब अगले लेक्चर्स में हम बताएंगे कि मॉडुलस, जिसको मापांक हम लोग पढ़े थे, उस मापांक का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। साथ में ये सीखेंगे कि जो कोणांक फाइंड किए उस कोणांक का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो आज का जो कक्षा है यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।